हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में। तो मैं आपके लिए एक और सैम्पल पेपर लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैंने आपको एक सैम्पल पेपर करा दिया है। इसके अलावा सभी एमसीक्यूज़ करा दिए गए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं वो हैं। और इसके अलावा सभी चैप्टर्स को एनिमेशन तरीके से करा दिया है। तो एनिमेशन तरीके से करा दिया है, जिसको आपको जो भी आपका 6 तारीख और 7 तारीख को जो सोशोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और सैम्पल पेपर एक कर दिया है, चैनल पर ही अपलोड है, उसको देखिए और अपने पेपर को बढ़िया करके आइए। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं दूसरा हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र। वही सेम कि जिसके लिए कह सकते हैं कि जो मार्क्स होंगे वो 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे दिए जाएंगे। सामान्य निर्देश वही है कि कुल 35 क्वेश्चन होंगे, जो 1 to 16 होंगे वो एमसीक्यूज होंगे। जो 17 to 25 हैं वो 2 अंकों के होंगे, 26 से 32 4 अंकों के होंगे, और 33 से 35 6 अंकों के होंगे। और इसमें मैंने आपको पिछले जो सैम्पल पेपर कराया था उसमें बताया था कि हमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स का ध्यान रखना है। तो जो शब्द सीमा दी गई है उससे ज़्यादा हमें नहीं करने हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा हम क्वेश्चन पर अपने आते हैं। तो देखो स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमारा खंड का जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, अभिकथन और कारण से ही शुरुआत हो रही है कि सामाजिक संदर्भ में वैधता इंगित करती है कि स्वीकृति की स्थिति जो शक्ति संतुलन में अंतर्निहित है। तो ये बात तो ठीक है। कारण कह रहा है ऐसी चीजें जो वैध हैं, उचित है, सही तथा ठीक मानी जाती हैं। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। वीडियो को थोड़ा सा जल्दी में कराऊंगा, ठीक है, ताकि जिससे आप ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने और आप आसानी से इसको कर पाओ। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सत्ता की परिभाषा के अनुसार क्या है? सत्ता प्यार से कार्य करवाने का तरीका है। सत्ता कमजोर व्यक्ति को कमजोर बनाती है। सी, सत्ता स्वेच्छानुसार एक व्यक्ति से मनचाहे कार्य करवाने की क्षमता रखती है। या डी, सत्ता व्यक्ति की मर्जी से काम कराती है। देखो, सत्ता प्यार से कार्य करवाने के अधिकार तो नहीं देती है। सत्ता व्यक्ति को कमजोर बनाती है? नहीं, बिल्कुल आपको पावरफुल बना देती है। जब तो हर कोई सत्ता के पीछे कहीं ना कहीं भाग रहा है। सत्ता व्यक्ति की मर्जी से काम करती है? नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसे भारत में समाजशास्त्र को एक संस्थागत रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसने संस्थागत रूप से स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? अनंत कृष्ण अय्यर को, जीएस धुरिये को, शरद चंद्र रॉय को, या एआर देसाई को? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जीएस धुरिये को दिया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे परिवर्तन को क्या नाम दिया गया है जो काफी लंबे समय तक धीरे धीरे होता है? तो धीरे धीरे क्या होता है? क्या पहला ऑप्शन धीरे विकास, बी उद्विकास, सी विकास, या संपूर्ण विकास? तो देखो, विकास तो नहीं होगा धीरे धीरे, संपूर्ण विकास भी नहीं होगा, धीरे विकास इतना आसान नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन नंबर बी, उद्विकास। उद्विकास इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है, धीरे धीरे विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने उस टाइम पर भी कहा था, देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिस टाइम पर मैंने आपको एमसीक्यूज कराए थे तब भी बताया था। दूसरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, सिंपल पेपर, और उसके अंदर देख लो ये क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसका अध्ययन है? तो किसकी बुक है ये? ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। आप सबको बिल्कुल ढंग से याद हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6, समाजशास्त्र को कभी कभी किसकी संतान कहा जाता है? देखो, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यानी कि जो भी मैंने सैम्पल पेपर 1 कराया था उसमें भी, और इससे पहले जो प्रीवियस ईयर्स हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो समाजशास्त्र को किसकी संतान कहा जाता है? क्रांति के युग की, क्योंकि उसमें क्या हुई थी? हमें 3 क्रांति देखी थी, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और ज्ञानौद्योगिक क्रांति। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे, परंतु देश से निकाले जाने के कारण उन्होंने अपना अधिकतम समय किस देश में बिताया? तो देखो, कार्ल मार्क्स जो मूलतः तो किसके थे? जर्मनी के थे। लेकिन क्या हुआ कि उनको जर्मनी से
निकाल दिया गया था, तो वो कहाँ आकर बस गए थे, तो वो आकर बस गए थे इंग्लैंड में, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहले में जर्मनी दे रखा है और सी में दे रखा है, तो इसका मतलब है दूसरा ऑप्शन, और चौथा तो नहीं होगा। जर्मनी से अमेरिका बसे, और सी में देखो जर्मनी और ब्रिटेन, ब्रिटेन कहाँ पर है, इंग्लैंड, तो यानी कि यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो कई बार देख लो इंग्लैंड भी दे सकता है ऑप्शन में या ब्रिटेन भी देख सकते हो, तो तब भी ऑप्शन सी हो जाएगा सही हमारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। 1920 तथा 1950 ईस्वी के मध्य भारत में समाजशास्त्र के दो प्रमुख विभाग मुंबई तथा लखनऊ में खुले। दोनों का प्रारंभ समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र से मिले जुले विभाग के रूप में हुआ, जहां मुंबई विभाग इस समय जीएस धुरिया द्वारा संचालित हो रहा था, वहीं दूसरी ओर लखनऊ विभाग प्रसिद्ध त्रिदेव द्वारा चलाया जा रहा। तो यही पूछ रहे ये त्रिदेव के नाम से किसे पुकारा गया है, तो मैं डायरेक्ट इसको आपका आंसर बता रहा हूँ। त्रिदेव से हम पुकारते थे ऑप्शन नंबर ए को। इसमें तीन आते थे, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी और डीएन मजुमदार। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, डीपी मुखर्जी सभी को याद है, तो दो मुखर्जी मान लेना, ठीक है ना। तो एक राधा कमल मुखर्जी और डीएन मजुमदार। क्वेश्चन नंबर 9 कि विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध बहुत जटिल होते हैं। कारण कह रहा है प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। तो कारण भी ठीक है और अभिकथन भी ठीक है, ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो ए और आर दोनों ही सही है, क्योंकि जितने भी चाहे पर कोई सा भी काल रहा हो, सभी के अंदर कर प्रभुत्वशाली विचारधारा को ही बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। डैश को समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जाता है। तो समाजशास्त्र का संस्थापक किसको मानते हैं, जिसको 1930 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर भी थे। तो ये कौन थे, एमिल दुर्खाइम थे, मार्क्स थे, वेबर थे या धुर्य थे। तो कौन थे ये, तो ये थे हमारे ऑप्शन नंबर ए, एमिल दुर्खाइम। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सी प्रथा एक समय में एक से अधिक साथी होने का द्योतक है। एक से अधिक साथी तो किस में होते हैं, वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, बहु विवाह में। देखो एक विवाह में एक साथी, अंतर विवाह जो अपनी ही जाति में किया जाता है, बहिर्विवाह जो अपनी जाति से बाहर किया जाता है। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि अभिकथन एक प्रमुख विषय जिस पर धुर्य ने कार्य किया वह था जनजाति अथवा आदिवासी संस्कृति। कारण कह रहे हैं वास्तव में इस विषय पर इनका लेखन और मुख्य रूप से वेरियर एल्विन के साथ हुए वाद विवाद ने इन्हें समाज तथा शिक्षा की दुनिया से बाहर एक पहचान दी। तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि रिजले तथा अन्य लोगों की यह मान्यता थी कि भारत विभिन्न प्रजातियों के उद्विकास के अध्ययन की एक विशिष्ट प्रयोगशाला था, क्योंकि जाति एक लंबे समय से विभिन्न समूहों के बीच एक लंबे समय से अंतर विवाह निषिद्ध करती थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि रिजले का मुख्य तर्क था कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ होगा, क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि ए और आर दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में डैश के बंटवारे से है, कार्य से है, शक्ति से है, संसाधनों से है या सत्ता से है। तो राजनीतिक संस्थाओं का जो सरोकार होता है वो कहीं ना कहीं समाज में क्या होता है, शक्ति से होता है। तो समाज के अंदर जितनी भी शक्ति होती है वो उसी के अंदर क्या करता है, बंटवारे से करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है कि डैश समाज में प्रत्येक व्यक्ति बहुविध भूमिकाएं अदा करता है। तो ये किस तरीके से कह सकते हो, कौन सा समाज है, संपूर्ण समाज है, बाल समाज है, बौद्धिक समाज है या आधुनिक समाज है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि आधुनिक समाज जो आज का समाज है उसी के अंदर होता है, जो व्यक्ति होता है वो बहुत सारी एक साथ भूमिकाएं अदा करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 कानून के विषय में क्या सही नहीं है।
ऑप्शन कानून सरकार द्वारा बनाए गए नियम है, कानून सरकार द्वारा बनाए गए सिद्धांत है, कानून कोई भी बना लेता है, या डी औपचारिक स्वीकृति है। तो देखो पहला तो ठीक है, नियम है, कानून सरकार द्वारा सिद्धांत है, कानून कोई भी बना लेता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं और आप भी कानून बना लेंगे, नहीं, तो कानून जो बनाता है वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। और डी भी सही है, औपचारिक स्वीकृति है। तो आपसे सही नहीं पूछा था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही सही नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा खंड का था MCQs वो पूरे हो गए। अब बढ़ते हैं अपना खंड खा, जो 2-2 नंबर के आएंगे, वो ये क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन नंबर 17 में, देखो ये पूरा तो नहीं पढ़ूंगा मैं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के साथ में डील करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी दिए गए अनुच्छेद है उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो DP मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्री के लिए क्या आवश्यक होता है और क्यों? तो DP मुखर्जी, उन्होंने जो भारतीय समाजशास्त्री थे उनके लिए उन्होंने जो भी आवश्यक चीज़ें बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 1 जो उन्होंने बताया कि भारतीय समाजशास्त्री क्या करें, भारतीय जितनी भी परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उनको क्या करें, उनका अध्ययन करें, यानी कि पढ़ें और उनको जानें। एक तो बात उन्होंने ये कही। दूसरी उन्होंने बोला कि वो एक भारतीय होने जरूरी है, यानी कि दूसरी पहचान उन्होंने भारतीय की बताई कि जो भी है वो भारतीय होना जरूरी है। तीसरा उन्होंने बताया भाषा को लेकर कि जो भारतीय समाजशास्त्री हैं उनको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, सिर्फ संस्कृत ही नहीं, इसके अलावा उनको अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे फारसी का होना चाहिए, अरबी का होना चाहिए, जो भी स्थानीय भाषाएं होती हैं उन सभी का उनको ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जितनी भी परंपराएं हैं उसका अध्ययन सिर्फ भूतकाल तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उनको आगे होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उन सभी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो भारतीय समाजशास्त्र के लिए उन्होंने ये मशवरा दिया, यही DP मुखर्जी के अनुसार उन्होंने समाजशास्त्र के लिए आवश्यक बताया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का ही और पार्ट दे रखा है कि DP ने पाश्चात्य देशों से बिना सोचे समझे बौद्धिक परंपराओं को ग्रहण करने के संदर्भ में क्या कहा। तो जो DP ने बताया कि पाश्चात्य से हम अगर बिना सोचे समझे अगर बौद्धिक परंपराओं को ग्रहण कर लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के ऊपर क्या पता ढंग से वैलिड हो भी पाए या नहीं भी हो पाए, ठीक है ना। तो उससे कहीं ना कहीं जितने भी हो सकते हैं कि जो भी हमारी मान्यता हो सकती है, लोक मान्यता हो सकते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं विद्रोह का भावना उत्पन्न हो सकती है। तो जितने भी विद्रोह होंगे फिर उसको कहीं ना कहीं चुनौती मिलेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण उन्होंने बताया था कि हमें बिना सोचे समझे नहीं, हमें अपनी जो भी हमारी नीतियां हैं, जो भी हमारी परंपराएं हैं, उसके अनुसार हमें पाश्चात्य विचारधारा को अपनाना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें पाश्चात्य विचारधारा को नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो इसके जो परिणाम होंगे वो कहीं ना कहीं विरोधी परिणाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि देसाई द्वारा कल्याणकारी राज्य को कैसा राज्य बताया गया है और कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी होती है। तो जो AR देसाई थे उन्होंने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी थी। तो उन्होंने बताया था कि कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए। तो कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सभी को जो जितनी भी न्यूनतम आवश्यक ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा कराने के लिए राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, जिससे सभी के पास में मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती रहें। तो उन्होंने इसके लिए राज्य की अर्थव्यवस्था तो के लिए उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने 3 ऐसी चीज़ें बताई। तो एक क्या होना चाहिए, सकारात्मक राज्य होना चाहिए, जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि कानून व्यवस्था बनाकर रखे राज्य, जिसके अंदर सभी शांतिपूर्ण ढंग से रह सकें। दूसरा उन्होंने बताया लोकतांत्रिक, यानी कि जितना भी है लोकतांत्रिक ढंग से सभी रहें, कहीं ना कहीं सभी को राइट टू वोट का अधिकार हो, ठीक है। और तीसरा उन्होंने बताया था, जो आपसे पूछा भी गया है अलग से, कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसके अंदर क्या होता है,
पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण किया जाता है, दोनों ही व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसीलिए आपको प्राइवेट स्कूल्स भी देखने को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी देख रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी देख रहे हैं। तो जो प्राइवेट है वो क्या होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का है, और जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दिख रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हॉस्पिटल्स ये सब दिख रहे हैं, ये हमारे समाजवादी के हैं। तो दोनों का ही मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, पूंजीवादी समाज की दो विशेषताएं बताई हैं। तो पूंजीवादी समाज की दो विशेषताएं क्या है, पहला क्या है, निजीकरण पर आधारित, दूसरा अधिक से अधिक लाभ पर आधारित, तीसरा सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जो अमीर वर्ग है उन्हीं को फायदा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार का संबंध है। तो देखो, पर्यावरण और सामाजिक जो परिवर्तन है उसमें जो संबंध देखे गए हैं वो दोनों के अंदर ही प्रभावकारी संबंध देखे गए हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रभावकारी कारक रहते हैं। तो होता क्या है कि जितने भी हमारे को भौतिक पर्यावरण देखने को मिलते हैं वो सभी कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन के अंदर एक तरफ से स्पीड बढ़ाते हैं, फिर कह सकते हो गति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या देखा कि पर्यावरण के कारण जैसे जितनी भी नदियां हैं या फिर समुद्र हैं, तो उनके पास में हमें क्या देखने को मिलते हैं, नगर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े नगर देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली यमुना नदी के पास में। तो यही सब क्या हो रहा है कि पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन, तो जिस तरीके से पर्यावरण रहेगा उसी के अनुसार क्या होता रहता है, वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी के ब्याह पर क्या होता है, समुद्री मार्ग, जल मार्ग, जितने भी आपके यातायात के साधन होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाते हैं, संभव हो पाते हैं। ज़्यादा अच्छी अगर नदियों के पास से जा रहे हैं तो वहाँ पर अच्छी फसल हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी क्या रहते हैं, सामाजिक परिवर्तन, इसीलिए दोनों पर्यावरण और सामाजिक परिवर्तन में अंतर संबंध पाया जाता है। फिर है आपसे क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालय छात्र के समाजीकरण में क्या भूमिका निभाता है। तो देखो, विद्यालय समाजीकरण के जो संबंध में क्या भूमिका निभाता है, तो विद्यालय आपको जो एक तो सिर्फ पढ़ाने का तो कार्य कर ही रहे हैं, इसके अलावा वो आपको सहकर्मी चीज़ें भी सिखा रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ भी सिखा रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसका सर्वांगीण विकास कराने की कोशिश की जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जो विद्यालय है उसके अंदर क्या होता है कि जो पढ़ाई के साथ साथ में जितने भी व्यवहार है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सभी सिखाई जाती है। खेलों के माध्यम से बच्चे का विकास किया जाता है, बच्चों को जितने भी कौशल होते हैं उनको सिखाया जाता है, अलग अलग जो गतिविधियां होती हैं वो सभी कहीं ना कहीं विद्यालय के अंदर सिखाई जाती हैं। आचार विचार, बात करने का तरीका, अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाया जाए, वो सभी कहीं ना कहीं विद्यालय के अंदर सिखाया जाता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, परिवार किस तरह से लिंगवादी होते हैं। तो परिवार जो लिंगवादी किस तरीके से कह सकते हैं, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो घर के अंदर लड़का होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना, लड़कियों को कम प्रेफरेंस देना। आज भी जो आधुनिक समाज है उसके अंदर भी आज भी हम कहीं ना कहीं यही धारणा रखते हैं कि जो बेटा होगा वही आगे चलकर बूढ़े माँ बाप की सेवा करेगा। ठीक है ना, ये पहले से ही हम धारणा बना के रख लेते हैं। ठीक है ना, जो बुढ़ापे की लाठी होगा वो कहीं ना कहीं बेटा होगा, जबकि महिलाओं को इन सब चीज़ों से अलग रखा जाता है। महिलाओं को बोलता है कि वो तो पराये घर चले जाएंगे, उसके बाद में उनको कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा घर से, तो ये मान्यता कर दी जाती है। तो इसी को बोलते हैं परिवार लिंगवादी होते हैं। यहाँ तक कि जो एक और सोचा जाता है कि पुरुष ही बाहर जाकर कार्य करेंगे, महिलाएं घर में बैठकर क्या करेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी, घरेलू कार्य तक सीमित रख दिया जाता है। इसी को बोलते हैं लिंगवादी परिवार होना, जिसके अंदर क्या होता है कि लिंग के अनुसार कहीं ना कहीं जो डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं। इसी के कारण क्या होता है, जितने भी भ्रूण हत्या देखने को मिल रही हैं वो सब इसी के कहीं ना कहीं कारण देखने को मिलती है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कि संदर्भ समूह किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं और किस प्रकार संदर्भ समूह लिंग भेद पर आधारित हो सकते हैं। तो देखो, संदर्भ समूह का मतलब ही होता है कि जिसके संदर्भ
के अनुसार हम कार्य करते हैं, ठीक है। तो जिसको हम अपने आदर्श की तरह देखते हैं, जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है, वही सब कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होते हैं, संदर्भ समूह होते हैं। और संदर्भ समूह लिंग भेद पर आधारित हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कई बार जितने भी हम जिसको आइडल मान रहे हैं तो उसको देखा जाता है कि वो किस तरीके से, मान लो कि अगर कोई एक स्त्री का मन देखा तो वो स्त्री किस प्रकार से रह रही है, तो उसी की तरह हम अपने बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पति को, उसमें जितने भी आपके सीरियल्स हैं सबके अंदर दिखाया जाता है कि जितने भी पुरुष हैं वो बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। महिलाओं को गृहिणी के रूप में दिखाया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो संदर्भ समूह होते हैं ये लिंग भेद पर आधारित हो सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 कि प्रत्येक जो सब विद्यार्थी है तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ कि अनुच्छेद को पढ़ें और बताएं किस प्रकार अर्थव्यवस्था की जरूरतें नौकरी के बाजार को प्रभावित करती हैं। तो इसके अंतर्गत जो है, आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो जो अर्थव्यवस्था है उसकी जितनी भी जरूरतें हैं वो नौकरी के बाजार को परिभाषित कर रही हैं, कि जिस प्रकार से नौकरी आज मिलनी चाहिए, जो भी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो भी महत्वपूर्ण कौशल हैं, उसी के बिहाफ पर नौकरी मिल रही है। जैसे कह सकते हैं कि आज इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बिहाफ पर देखो अर्थव्यवस्था के लिए वो आगे काम कर रहे हैं, इसी वजह से उसके बिहाफ पर नौकरी मिल जाती है, ठीक है। जिसके पास में ये कौशल नहीं है तो हो सकता है उसको बढ़िया जॉब ना मिले। ऐसे ही आज की जो अर्थव्यवस्था है वो कंप्यूटर आधारित है, डिजिटल आधारित है, तो उसके बिहाफ पर जिसके पास में भी वो नौकरी, जो ये वाला कौशल होगा, वही उसके लिए क्या कर पाएगा, नौकरी के बाजार के अंतर्गत जा पाएगा। फिर है इसी में अथवा करके दे रखा है कि एक अच्छी नौकरी के क्या मायने होते हैं। तो एक अच्छी नौकरी के मायने क्या है, इसमें बढ़िया, जिसमें कह सकते हो कि सैलरी अच्छी हो, पेड लीव्स हो, इसके अलावा टाइम टू टाइम उसमें छुट्टी के आवर्स मिल जाएं, ठीक है, पीएफ मिले, ईपीएफ जिसको कह सकते हैं वो मिले, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है, जिससे हम अपने जीवन को सुगम बना सकें। जितनी भी अदर फैसिलिटी होती हैं उसी को बोलते हैं एक अच्छी नौकरी के मायने, ठीक है ना। जो टाइम पीरियड होता है वो बिल्कुल उसमें निश्चित हो, न्यूनतम मजदूरी तो कम से कम मिले, उसी को बोलते हैं एक अच्छी नौकरी के मायने। फिर है इसी में क्वेश्चन नंबर 25, हम किस प्रकार एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो एक ही व्यक्ति अलग अलग समाजों से जुड़ा होता है, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं कि एक वही व्यक्ति जब घर के अंदर आता है तो वो कहीं ना कहीं किसी के परिवार के अंदर बेटा या बेटी बन जाते हैं, ठीक है ना। और जब वही बाहर के साइड में जाते हैं, दुकान पर जाए, तो वो कहीं ना कहीं ग्राहक बन गए, तो देखो वो उस वाले समाज से जुड़ गए, ठीक है। तो अलग अलग समाजों से कहीं ना कहीं जुड़ने का कार्य होता रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो बहुविध समाज है आज का, ठीक है। तो हमारा खंड खा भी पूरा होता है। अब आता है खंड गा। तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो हमें दे रखा है कि जाति तथा प्रजाति पर धुर्य के विचार क्या थे। तो देखो जाति और प्रजाति पर जो धुर्य के विचार थे वो पता चलते हैं। तो यहाँ पर जो रिजले थे, हर्बर्ट रिजले, ठीक है ना, उन्होंने जाति जो व्यवस्था दी थी उसके बिहाफ पर ही जो हमारे धुर्य थे उन्होंने बताया था, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था कि जो धुर्य साहब थे उन्होंने क्या बताया कि जो जितने भी रिजले के जितने भी व्यापक जितने भी उन्होंने तर्क दिए थे, उन्होंने सिर्फ बताया कि ये उत्तर भारत के लिए ही सही है, ठीक है ना। भारत के जितने भी शेष पार्ट हैं उसमें ये प्रभावी रूप से क्या होती हैं, लागू नहीं होते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया था, क्या कहते हैं कि जितने भी हमें आज प्रजातियों के गुण देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो हर्बर्ट रिजले ने बताया वो सिर्फ उत्तर जाति तक ही सीमित है। जो हमारी शेष भारत है उसमें वहाँ पर सीमित देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। और यही वो बताते हैं कि जो प्रजातीय शुद्धता होती है वो भी सिर्फ उत्तर भारत तक ही है, बाकी इसके अलावा शेष भारत में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा उन्होंने और क्या बताया था, जितना भी सामाजिक अंतःक्रिया होते हैं, ठीक है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं जाति क्या लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है, ठीक है। जो जातियां होती हैं वो कहीं ना कहीं जन्म पर आधारित होती हैं, वंशानुगत होती हैं, जिसके अंदर विवाह पर जितने भी होते हैं वो कठोर प्रतिबंध लगाती हैं। ये सभी कहीं ना कहीं जाति के ऊपर उन्होंने अपने विचार दिए थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कानून एवं प्रतिमान में अंतर स्पष्ट करें। तो कानून और प्रतिमान में, तो कानून और प्रतिमान में जो हमें अंतर देखने को मिलता है वो क्या होता है कि कानून जो होते हैं वो स्पष्ट नियम होते हैं, जबकि प्रतिमान अस्पष्ट नियम होते हैं। कानून सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं, लेकिन जो प्रतिमान होते हैं
वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि समाज द्वारा, परिवार द्वारा लागू किए जाते हैं। जो कानून होता है वो पूरे समाज पर कहीं ना कहीं लागू होता है, लेकिन जो प्रतिमान होते हैं वो अलग अलग समाज के अंदर अलग अलग रूप से लागू हो सकते हैं। जो कानून होते हैं वो कहीं ना कहीं सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, यानी सभी के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है ना। और प्रतिमान सार्वभौमिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कानून का अगर आप उल्लंघन करोगे तो उसके लिए सजा होती है, लेकिन प्रतिमानों का अगर उल्लंघन हो जाए तो उसके लिए कोई सजा नहीं होती है। फिर आता है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन। इसी में जो अथवा करके दे रखा है, सांस्कृतिक परिवर्तन को उदाहरण सही समझाइए। तो सांस्कृतिक परिवर्तन होता क्या है? तो सांस्कृतिक परिवर्तन जिसके अंदर क्या होता है कि समाज अपनी संस्कृति के जो प्रतिमान है उसको बदलता है, उसी को हम बोलते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। और जो परिवर्तन होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं, आंतरिक और बाहरी। तो देखो आंतरिक में क्या होता है कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, कृषि या फिर खेती कर रहा है, ठीक है। अब उसने जितनी भी नई नई पद्धतियां होती हैं उसके उत्पादन को वो बढ़ा सकता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसी के अंतर्गत क्या होता है, जो कृषक समुदाय होता है वो अपनी जीवन शैली, जितना भी उत्पादन है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसी को बोलते हैं वो आंतरिक परिवर्तन। और इसी में क्या आता है जो बाहरी है, ठीक है, उसमें क्या होगा, किसी को अगर मान लो कि कहते हैं विजय कर लिया गया, किसी देश को विजित कर लिया गया, या फिर किसी भी देश के ऊपर उपनिवेशीकरण कर लिया गया, तो उससे क्या हुआ, जितने भी जिस भी देश के ऊपर हमने उपनिवेशीकरण किया है उस देश की जितनी भी सामाजिक व्यवस्था होगी, सांस्कृतिक आचरण होगा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम क्या कर देंगे, अपने जितने भी प्रतिमान है, अपनी जितनी भी संस्कृति है उसको लाद देंगे। तो यानी कि जो ये परिवर्तन देखने को मिला, यही क्या हो गया, बाहरी परिवर्तन देखने को मिला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28। वो क्या है कि भौतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो भौतिक संस्कृति, भौतिक का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम जिस चीज को हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। जैसे हमारे पास में कुर्सी है, मेज है, और भी जो भी चीज़ है जिसको भी आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, यानी कि जिसका कहीं ना कहीं मूर्त रूप होता है, ठीक है ना। आपके पास में किताब है, पेन है, पेपर देने जाओगे तो वो सब कहीं ना कहीं क्या है, भौतिक संस्कृति है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम माप सकते हैं, कैसे, गुणात्मक रूप में, कि कम है कि ज़्यादा है, इसमें नापा जा सकता है। जो भौतिक संस्कृति होती है उसके अंदर तेजी से परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है ना। और क्योंकि जितना भी हम चल रहे हैं, यातायात के जितने भी साधन, ये सब कहीं ना कहीं हमारे पास में भौतिक संस्कृति का ही पार्ट है। भौतिक संस्कृति में ही क्या करते हैं कि नई नई चीज़ों का आविष्कार होता है, ठीक है ना। और इसके जितने भी लाभ होते हैं वो कोई भी उठा सकता है। जैसे मान लो कि हमारे पास में मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना, ये मोबाइल फ़ोन भी किसका पार्ट है, भौतिक संस्कृति का ही पार्ट है। और आज जैसा कोई वर्ग नहीं है जो इसका फ़ायदा ना उठा रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, भौतिक संस्कृति बहुत ज़्यादा आकर्षक होती है, ठीक है ना। और इसको आसानी से स्वीकार भी कर लिया जाता है, हर एक को लग्जरियस लाइफ चाहिए, ठीक है ना। तो वो सब कहीं ना कहीं भौतिकवादी संस्कृति का ही पार्ट है, ठीक है ना। बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया मोटरसाइकिल हो, हम कहीं ना कहीं एरोप्लेन में सैर करें, ये सब कहीं ना कहीं भौतिक संस्कृति का पार्ट है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्वेश्चन है कि आप किस प्रकार शक्ति का प्रयोग होते हुए अपने आसपास देखते हैं, आपको क्या लगता है शक्ति का प्रयोग आवश्यक है? तो देखो इसमें जो बात कर रखी है वो कर रखी है जितनी भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, तो वो उसके अंदर शक्ति की बात कर रहे हैं। तो शक्तियाँ क्या हो रहे हैं, तो अभी हमने देखा था उसके अंदर क्या हो रहा है कि जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि दूसरों से काम कराने की जितनी भी हमारी योग्यताएं होती हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, शक्ति बोल देते हैं। तो हमने आसपास जितने भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हो, चाहे वो अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाए, चाहे अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाए, चाहे सांस्कृतिक शक्ति को बढ़ाए, और उसके बलबूते पर कहीं ना कहीं वो समाज के अंतर्गत परिवर्तन या फिर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश भी करता है, ठीक है। और जो भी शक्तिशाली वर्ग होता है वो क्या करता है कि अपनी शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 30 कि राज्य वहाँ विद्यमान होता है जहाँ सरकार का राजनीतिक तंत्र निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि आधुनिक राज्य पारंपरिक राज्यों से किस प्रकार भिन्न है, प्रभुसत्ता का क्या अभिप्राय है, नागरिकता के अधिकारों में
बारे में बताइए। ठीक है, तो आधुनिक राज्य पारंपरिक राज्यों से किस प्रकार भिन्न है? देखो, आधुनिक राज्य जिसमें है कहीं ना कहीं लोगों के पास में भी शक्तियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर जो सरकार को जो वैधता प्रदान करने का काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारा संविधान है, जनता द्वारा वोट दिया जाता है। ठीक है ना। और पारंपरिक में ऐसा नहीं होता था, पारंपरिक में एक राजा द्वारा ही उसके पूरे जो इतनी भी वंशावली होती थी वही राज करता था। प्रभु सत्ता का अभिप्राय क्या होता है? तो प्रभु सत्ता का अभिप्राय ही होता है जिसमें जितनी भी हमारी निश्चित जो भी टेरिटरी है उस पर किसी और का अधिकार ना होना, वहां तक सिर्फ और सिर्फ हमारी सत्ता होना, उसी को हम कह सकते हैं प्रभु सत्ता। ठीक है। और नागरिकता के अधिकारों के बारे में बताइए। तो नागरिकता के जो अधिकार होते हैं उसमें क्या होगा, जिसके अंतर्गत नागरिकों के जीवन को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी से, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से व्यतीत किया जाता है। ठीक है ना। जिसके अंतर्गत उनको अधिकार दिए जाते हैं, इसमें मौलिक अधिकार हो सकते हैं जीव, ठीक है ना, वो शामिल हो गए। इसके अलावा उनको पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी की व्यवस्था, कहीं पर भी घूमने फिरने की आज़ादी। ठीक है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वही सब किस में आते हैं, नागरिक अधिकार में आती हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है। और न्याय, कि अगर किसी के साथ में असमानता हो रही है, स्वतंत्रता नहीं मिल रही, तो उसके लिए क्या हो सके, न्याय हो सके। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, स्त्रीकरण की 4 मूल व्यवस्थाएं कौन सी हैं, प्रत्येक के विषय में विस्तार से बताएं। तो देखो, स्त्रीकरण जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हमारे जाति के आधार पर है, वर्ग के आधार पर है, आयु के आधार पर है, जीवन शैली के आधार पर है। तो 4 मूल्य अवस्थाएं तो ये हो गई, और जितने भी हैं तो वो कैसे हो सकते हैं, इसमें हमें भौतिक भी देखने को मिलते हैं, प्रतीकात्मक भी देखने को मिलते हैं। जितने भी हमारे अंदर समूहों के बीच में जितने भी हमारे पास में समानता देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है, ये सभी कहीं ना कहीं स्त्रीकरण के बीच में देखने को मिलती है। क्योंकि जो समाज का संगठन होता है उसके अंतर्गत जितनी भी शक्ति है, किसी के पास में लाभ है, तो वो कहीं ना कहीं असमान भाव से देखने को मिलता है। क्योंकि किसी के पास में शक्ति ज़्यादा है, किसी के पास में कम है, तो उसके भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। जितनी भी जीवन शैली है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो 4 हैं, तो 4 कौन कौन से हैं आपके, वही चीज़ है, आयु है, वर्ग है, जाति है, जीवन शैली है। हर कोई इन्हीं चीज़ों के अंदर देखने को मिलता है स्त्रीकरण। ठीक है ना। आयु अलग अलग विभिन्न विभिन्न आयु के हैं, वर्ग आपके 4, ठीक है ना, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, कृषक वर्ग, जाति बहुत सारी जातियां हैं। ठीक है ना। जीवन शैली, सभी अपनी जीवन शैली को बढ़िया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण जिसके अंदर क्या होता है, समाज को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि जिसके अंदर के जितने भी अपराधी वर्ग हैं उसके द्वारा जितने भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं जिससे समाज को हानि हो, उनको नियंत्रण करने का कार्य सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। क्या आपको लगता है सामाजिक नियंत्रण समाज की आवश्यकता है? कारण बताएं। बिल्कुल। तो सामाजिक नियंत्रण समाज की आवश्यकता है, कि अगर सामाजिक नियंत्रण नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, तो सामाजिक नियंत्रण भी 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है ना। एक कानूनी रूप से और एक क्या होता है, अनौपचारिक रूप से, यानी कि औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से कैसे होता है, वो तो होता है कानूनी तरीके से, और अनौपचारिक रूप से कैसे होता है, समाज की तरफ से। जितने भी समाज के अंतर्गत धार्मिक लोग हैं, ठीक है, तो वो इनको करने का काम, जितने भी संघ हैं वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो समाज की आवश्यकता है, अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं समाज के अंतर्गत डर का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने जितने भी उनको अधिकार दिए गए हैं उनका ढंग से पालन नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के अधिकार, उनका हनन देखने को मिलेगा। इसलिए समाज के अंतर्गत जो सामाजिक नियंत्रण है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अपराधी जो वर्ग हैं उन पर नियंत्रण करना जरूरी है, जिससे क्या हो सके, हमें शांति व्यवस्था बनाकर रखने में आसानी होती है। तो आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर है हमारा खंड घ, क्वेश्चन नंबर 33, कि जैसा कि जानते हैं कि समाज में भारतीयों की तरह रहने
पर भी एक दूसरे से असहमत होने से नहीं रोक सकते। क्वेश्चन है कि समाज में कितने अंतर तथा असहमति को सहन किया जाता है और अपराध क्या है, उदाहरण देकर बताएं कि किस प्रकार कानून तोड़ना नैतिक भी हो सकता है। तो देखो, जब हम समाज में रह सकते हैं तो उसके अंदर अंतर और असहमति दोनों ही देखने को मिलती है, ठीक है ना। समाज के अंदर जब रह रहे हैं तो हम हर तरफ से लड़ाई नहीं, हर बार लड़ाई नहीं कर सकते, उसके अंदर हमें अंतर भी देखने को मिलते हैं और असहमति भी मिलती है और उसको हमें सहन करना होता है, ठीक है। तभी जाकर कहीं ना कहीं एक संतुलित समाज देखने को मिलता है, ठीक है। इसी में पूछता है अपराध क्या है। तो अपराध क्या है, अपराध एक ऐसा कार्य है, ठीक है ना, जिससे समाज को हानि होती है, जिससे जितने भी समाज के वर्ग हैं उनके अधिकारों का हनन होता है, ठीक है। समाज के अंतर्गत अव्यवस्था फैलने का कारण होता है, उसी को हम बोलते हैं अपराध, और वो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से वैलिड माना जाता है। उदाहरण देकर पूछ रहा है आपसे, बताएं कि किस प्रकार कानून तोड़ना नैतिक भी हो सकता है। देखो, कानून तोड़ना नैतिक कैसे हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि किसी व्यक्ति की हमें जान बचानी है, तो उस व्यक्ति की हमने जान बचाने के लिए क्या करा, जितनी भी ट्रैफिक लाइट है, कि अगर कोई ट्रैफिक लाइट है, ठीक है ना, अगर वो रेड लाइट हो रखी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर तोड़ दिया, जो रेड लाइट है, ठीक है ना, उसको अगर हमने ब्रेक कर दिया तो उसके टाइम पर हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि कानून तोड़ा, क्योंकि कानून तो तोड़ा हमने ट्रैफिक लाइट तोड़ के, लेकिन वो नैतिक हो गया कि हमें क्योंकि किसी की जान बचानी जरूरी थी। तो इस तरीके से क्या था, ये हमारे लिए नैतिक भी हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर, या फिर हम कह सकते हैं सैम्पल पेपर, ठीक है। तो ये मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपकी जितनी भी अब एग्ज़ाम है आपका 6 और 7 तारीख को, उसको बढ़िया करके आइए। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर ही मैंने पूरा सिलेबस एनिमेशन तरीके से आपको करा दिया है। इससे पहले भी एक मैंने आपको सैम्पल पेपर कराया था, उसको भी देख लीजिए। और जितने भी आपके टॉप MCQs हैं वो वीडियोज़ भी उपलब्ध है। तो आपके जितने भी पेपर के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरत हैं वो सारी की सारी हमारे चैनल पर ही उपलब्ध हैं। उनको देखिए, बस अब आपका काम यही है कि उन्हें देखिए और अपने पेपर को बेहतरीन करके आइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।